ठीक है। तो फॉर्मल चार्ज का जो डेफिनेशन है ये दिया हुआ है, ठीक है ना। तो फॉर्मल चार्ज का डेफिनेशन में क्या बताया गया है, फॉर्मल चार्ज मेनली क्या करना है कि किसी भी मॉलिक्यूल में, जैसे ये ओजोन एक मॉलिक्यूल लिए है, इस ओजोन मॉलिक्यूल तो न्यूट्रल है ना, और इसमें 3 एटम है ऑक्सीजन का। तो इन तीनों ऑक्सीजन के ऊपर इंडिविजुअली कितना चार्ज होगा उसी को हम फॉर्मल चार्ज कहते हैं। इसके ऊपर कितना चार्ज है, इसके ऊपर कितना चार्ज है, इसके ऊपर कितना चार्ज है, ये इंडिविजुअली जब हम लोग पता करेंगे तो उसी को हम लोग बोलते हैं फॉर्मल चार्ज। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, कैलकुलेट करना क्या है कि डिफरेंस देखते हैं कि उसके ऊपर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और उसमें जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, दोनों का डिफरेंस निकालना है। फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं कि जो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है फ्री जब है, जैसे यहाँ क्या लिखा आइसोलेटेड एटम, मतलब अभी वो ऑक्सीजन एटम या कोई है वो पार्टिसिपेट नहीं किया बॉन्डिंग में, अकेले है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं आइसोलेटेड एटम या फ्री एटम। तो इसके उस समय इसके जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उसको काउंट कर लेंगे और उसका डिफरेंस निकालेंगे जब वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर गया। जब वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर गया तब उसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है उसका डिफरेंस। जब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है तो उसके पास 2 तरह का इलेक्ट्रॉन होता है। जब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जैसे ऑक्सीजन है इसके केस में 6 होगा इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लेगा तो सब जगह इसका इलेक्ट्रॉन डिफरेंट हो जाएगा। जैसे इस ऑक्सीजन में क्या है, यहाँ डबल बॉन्ड है ना। अब जब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा तो ऑन एवरेज सबका 8 इलेक्ट्रॉन ही होगा, 8 इलेक्ट्रॉन ही होगा ना। जब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा तो सबके पास 8 इलेक्ट्रॉन, और जब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो उसके पास जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही नजर आएगा। अब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने के बाद उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन जब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा तो उसके पास 2 तरह का इलेक्ट्रॉन रहेगा। टोटल इलेक्ट्रॉन 8 ही रहेगा लेकिन उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। समझ गए ना, 2 तरह का इलेक्ट्रॉन रहेगा, एक बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन रहेगा, दूसरा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन रहेगा। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को हम लोग बीपी से यहाँ डिनोट किए हुए हैं, और ये जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है उसको हम लोग लोन पेयर एलपी से डिनोट किए हुए हैं। ठीक है, आगे समझ में। तो ये हुआ मैथमेटिकल डेफिनेशन, ये है थ्योरेटिकल डेफिनेशन। तो फॉर्मल चार्ज क्या है, डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज पार्टिसिपेटेड ऑलरेडी इनटू द केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है ना, जब वो केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लिया तब उसके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो और वैलेंस इलेक्ट्रॉन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, वही हो जाएगा हमारा फॉर्मल चार्ज। तो फॉर्मूला क्या है फॉर्मल चार्ज का, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ इंटू बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए हम लोग ओजोन लिए। ओजोन का ये क्या है स्ट्रक्चर है, ओजोन का ये स्ट्रक्चर है, कौन सा स्ट्रक्चर है, लुईस स्ट्रक्चर। लुईस स्ट्रक्चर ओजोन का बना दिए हैं। तीनों ऑक्सीजन है इसलिए ए बी सी लिख दिए हैं पहचानने के लिए। ठीक है ना, अब इस तीनों को हम लोग चार्ज निकालेंगे कितना इंडिविजुअली, वही इसका फॉर्मल चार्ज होगा। जैसे सबसे पहले इसका निकालेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन का, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 ही होता है, माइनस हाफ इंटू बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्डिंग पेयर कितना है इस ऑक्सीजन के लिए, यही दोनों में बॉन्ड है। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर आ गए लोन पेयर। तो लोन पेयर यहाँ क्या है, 1 2 ही तो है ना, यही 2 है ना, 2 इधर 2 इधर 4 ही है ना। तो हम लोग लोन पेयर हो गया आपका। ठीक है, अब ये 2 2 जा कट गया तो ये हो गया 6 माइनस 6 हो गया ना, ये 6 हुआ और ये -2 -4 6 हुआ कि नहीं, तो अल्टीमेटली 0 हो गया, यानी इसके ऊपर 0 चार्ज। समझ गए, इसके ऊपर 0 चार्ज है, जिसको हम ए से डिनोट किए हुए हैं उसके ऊपर 0 चार्ज है। अब हम लोग निकालेंगे फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन बी। ठीक है, फॉर्मूला वही है, नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है ऑक्सीजन का, उसके बाद हाफ इंटू बॉन्डिंग पेयर
तब इस ऑक्सीजन का निकाल रहे हैं ना, इस ऑक्सीजन में 1 2 3 बॉन्डिंग पेयर है, 1 2 3, इसी ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है ना ये तीनों, इसका हो गया बॉन्डिंग पेयर ये तीनों, तो 2 2 4 2 6, बॉन्डिंग पेयर कितना हो गया 6 में 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, बॉन्डिंग पेयर में 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। और उसके बाद हम लोग को क्या करना है, लोन पेयर को माइनस करना है। तो लोन पेयर कितना है, 2 है, 2 ही होना चाहिए ना, 2 लोन पेयर है ना, तो लोन पेयर जब 2 है तो ये कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 4, ठीक है। ये कितना हो गया, कट गया 3 हो गया, तो ये 6 -3 -4 कितना हुआ -7, तो आ गया इसका -1, ठीक है। यानी इस ऑक्सीजन पर -1 चार्ज है, इस ऑक्सीजन पर -1, बीच वाला ऑक्सीजन पर -1 है, किनारे वाला एक 0 हो गया, यानी इस पर +1 आना चाहिए, ठीक है। और हम लोग निकालेंगे फॉर्मल चार्ज ऑन, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, उसके बाद हाफ इंटू बॉन्डिंग पेयर, तो बॉन्डिंग पेयर इस ऑक्सीजन के साथ यही एक जुड़ा हुआ है, यही ना एक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन हुआ। और लोन पेयर कितना है, 3 लोन पेयर है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 2 4 2 6, अब ये कट गया, ठीक है। आई बात समझ में, कितना हुआ 6, ये 0 हो गया, -1 हो गया, ये 6 और 6 कट गया, आ गया -1, ये बच गया -1, ठीक है। तो इसके ऊपर कितना चार्ज हो गया, -1, तो न्यूट्रलाइज हो गया कि नहीं, इस पर +1 और इस पर -1, और इसके ऊपर 0। सर बी पर दोनों माइनस ही बनाया हैं, बी पर -1, हाँ सर बी में हमको लगता है लॉन पेयर एक ही होना चाहिए, किसमें, इसीलिए गड़बड़ होता है ना, उसमें एक ही लॉन पेयर, तो ये बी वाला गलत हो गया, सी वाला ठीक निकला है। बी वाला में क्या है कि ये लोन पेयर एक्स्ट्रा पड़ गया है, 2 4 6 8 10 हो रहा है ना, तो ये हट जाएगा, ये फिर से कैलकुलेट करना होगा, हैं, फॉर्मल चार्ज ऑन बी, ठीक है। तो फिर से कैलकुलेट करना होगा, ज्यादा रोटी खिला दिया इसको, 8 की जगह 10 रोटी खा लिया, समझ गया कि नहीं। तो इसको फिर से कैलकुलेट कर रहे हैं, ये इसका -1 नहीं होगा, फॉर्मल चार्ज गलत हो गया, ठीक है। 6 उसका -1/2 इंटू, अब यहाँ पर बॉन्डिंग पेयर तो ठीक है 1 2 3 है, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। उसके बाद जो है लोन पेयर एक है, लोन पेयर एक ही है, तो उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, कट गया, हो गया 6 -3 -2, हो गया 6 -5 = +1, ठीक है। तो इस पर आ गया +1, ठीक है, आ गया समझ में। तो लुईस स्ट्रक्चर में कहीं भी गड़बड़ होगा तो फॉर्मल चार्ज में गलती हो जाएगा, तो फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए हमको सावधानी बरतना, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग जो है इसमें फॉर्मल चार्ज निकालते हैं, ठीक है। कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज ऑन S इन HSO4-, मतलब इस पर फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए बोल रहा है, इसके ऊपर, ठीक है ना। ये HSO4 का लुईस स्ट्रक्चर है, सल्फ्यूरिक एसिड से निकलता है ना, तो यहाँ पर इधर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, इधर भी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर बन चुका है, अब हम आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर निकालना है फॉर्मल चार्ज ऑन S, जब तक हम लोग लिखेंगे नहीं लुईस स्ट्रक्चर, फॉर्मल चार्ज निकालना मुश्किल है। सल्फर के साथ ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बना रहा है सर,
कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। हाँ तो वहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन 5 2 4 6 8, यहाँ 2 हुआ ना, ये 2 4, यहाँ 4 हुआ ना, 6 हुआ ना, 8 हुआ ना, ये तो सिंपल सिंगल बॉन्ड है। ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, समझ गया? हाँ, तो अब यहाँ पर निकालना है इसका, तो इसके लिए निकालेंगे सल्फर का निकालना है। तो सल्फर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है सल्फर का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में? 6 रहता है, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है। उसके बाद क्या लिखेंगे, हाफ इंटू बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन 2 4 6 8 है, 2 हुआ, 2 4 2 6 2 8, 4 बॉन्ड है ना। और उसके बाद लोन पेयर को माइनस करेंगे, एक भी लोन पेयर नहीं है सल्फर के ऊपर, सल्फर के ऊपर एक भी लोन पेयर नहीं है, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो हो गया 0। ये कितना हो गया, 2, तो हो गया 6 माइनस 4 इक्वल टू क्या हो गया, +2। यानी इस सल्फर के ऊपर कितना चार्ज है, +2 चार्ज है, ठीक है। आ गया समझ में? ठीक है। अब जो है नॉर्मल चार्ज निकालना है इस क्लोरीन के ऊपर HClO4 में, ठीक है ना। ये एक एसिड है, तो इसमें क्लोरीन के ऊपर कितना होता है, क्लोरीन के ऊपर 7 इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। 2 4 6 ये तीनों कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना लिया, ये तीनों का ऑक्टेट हो गया, और एक जो इलेक्ट्रॉन बचा वो इधर इसके साथ सिंपल कोवलेंट बॉन्ड बना, ठीक है। तो 2 4 6 8 कंप्लीट हो गया इसका भी 8 कंप्लीट हो गया, इसका भी 8 सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ये जो है लुईस स्ट्रक्चर है इसका HClO4। तो जब लुईस स्ट्रक्चर लिखेंगे तभी इसका फॉर्मल चार्ज मिलेगा। तो हम लोग जो है फॉर्मल चार्ज निकालेंगे Cl, ठीक है। तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 7, ठीक है। उसके बाद जो है हाफ इंटू बॉन्डिंग पेयर, बॉन्डिंग पेयर में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6 8, ठीक है। उसके बाद लोन पेयर इसके ऊपर नहीं है, लोन पेयर इस पर नहीं है, तो लोन पेयर नहीं है तो 0 हो गया, ये 4 बार में हो गया, तो 7 माइनस 4 इक्वल टू +3। यहाँ क्लोरीन के ऊपर +3 है, ठीक है ना। सब दिन पढ़ते आए, इस पर -1 होता है, देखो अभी +3 आ गया। हाँ, तो जो पहले संभव नहीं था वो संभव दिख रहा है, ठीक है ना। क्लोरीन पर +3 चार्ज दिख रहा है ना, देख रहे हो ना, यही सब जादू है। तो अब निकालना है फॉर्मल चार्ज ओवर फॉस्फोरस इन फॉस्फोरिक एसिड। H3PO4 क्या है, फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। तो फॉस्फोरिक एसिड में फॉस्फोरस के ऊपर कितना फॉर्मल चार्ज है ये पता करना है। तो पहले फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर लुईस स्ट्रक्चर लिखेंगे। ये लुईस स्ट्रक्चर है फॉस्फोरस का। फॉस्फोरस का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 3 इलेक्ट्रॉन जो है सिंगल बॉन्ड बना लिया, तो बच गया 2 इलेक्ट्रॉन, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होगा, ठीक है। और तीनों ऑक्सीजन के साथ एक एक H का भी शेयरिंग होगा, तो सब जगह ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है। तो अब हम लोग फॉर्मल चार्ज निकालते हैं ऑन फॉस्फोरस। और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस में कितना होता है, 5 होता है, ठीक है। -½ इंटू बॉन्डिंग पेयर, तो बॉन्डिंग पेयर 2 4 6 8, 2 4 6 8, और यहाँ पर लोन पेयर इस पर है ही नहीं, फॉस्फोरस के ऊपर कोई लोन पेयर नहीं है, तो इसलिए क्या होगा 0, ठीक है। ये 4 हो गया, अब आ गया 5 माइनस 4 +1, ठीक है, +1। हम लोग हमेशा फॉस्फोरस के ऊपर, ठीक है, -3 चार्ज दिखाते हैं, है ना।
लेकिन यहाँ पर अभी हमको +1 दिख रहा है। ये सब वेरिएबल बैलेंसी हुआ, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ, जो तुमको अब पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसके पहले नहीं पढ़े थे 10th तक, अभी ये पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, इन जनरल वहाँ पढ़ाई होती थी, अब स्पेसिफिकली पढ़ाई होगा। समझ में आ गया? तो ये सिग्निफिकेंस है फॉर्मल चार्ज का इंडिविजुअल एटम के ऊपर। तो ये सब मैं एग्जांपल में कोई एक ही फॉर्मल चार्ज निकाल के दिखाया, सबके ऊपर तुम निकाल सकते हो। ठीक है ना, वही फॉर्मूला को फॉलो करना है और फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो फॉर्मल चार्ज समझ में आ गया। अब जो फॉर्मल चार्ज पढ़े, इसका एडवांटेज क्या है? ठीक है, फॉर्मल चार्ज का एडवांटेज आएगा जब हम लोग रेजोनेंस लिखते हैं उस समय काम देता है। ठीक है, हाँ कंजुगेशन भी होता है, रेजोनेंस कंजुगेशन सब जगह ये काम देगा। वहाँ पर पता कर सबसे कम चार्ज जिस स्ट्रक्चर में रहेगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो जब हम लोग फॉर्मल चार्ज पता करेंगे तो देखेंगे कि बहुत सारा स्ट्रक्चर बनेगा, 3, 4, 5 बनेगा स्ट्रक्चर। जब हम लोग पढ़ेंगे रेजोनेंस तो उसमें बताएंगे, तो उसमें सबसे कम चार्ज जिस स्ट्रक्चर में होगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल हुआ है। यानी स्टेबिलिटी जो ऑफ मॉलिक्यूल को हम लोग डिसाइड करते हैं इसके बेसिस पर। ये एक एडवांटेज है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। तो पहला एक्सेप्शन है कि हम लोग ये पढ़ते आए हैं कि जब तक ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा तब तक रिएक्शन चलता रहेगा, है ना। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारा मॉलिक्यूल है इस दुनिया में जो बिना ऑक्टेट कंप्लीट किए भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। उसका कोई एक्सप्लेनेशन ऑक्टेट रूल के पास नहीं है। लुईस पॉसेल कॉन्सेप्ट के पास इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि ऐसा मॉलिक्यूल कैसे इस दुनिया में एग्जिस्ट कर रहा है और वो स्टेबल भी है, एग्जिस्ट कर रहा है और स्टेबल है। वो इस यूनिवर्स में कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, इसका कोई जवाब नहीं है। जैसे एग्जांपल है लिथियम क्लोराइड। लिथियम क्लोराइड है ना, तो इसके बीच में देखो लिथियम क्लोराइड है। क्लोराइड का तो इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट है 2, 4, 6, 8। लेकिन लिथियम का क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? लिथियम का बोलो, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है ना। तो 2, 1 हो गया लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 1। ये इनर ऑर्बिट में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ही एक इलेक्ट्रॉन है और एक इसके साथ शेयर किया तो इसके अब कितना होगा? डबलेट कंप्लीट हुआ, ऑक्टेट तो नहीं हुआ। लिथियम का अभी डबलेट ना कंप्लीट हुआ, ऑक्टेट तो नहीं हुआ, लेकिन ये कंपाउंड एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है ना, तो इसका ऑक्टेट हो गया और इसका क्या हो गया? डबलेट, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है और इसके साथ शेयर कर लिया तो डबलेट बना लिया, स्टेबल हो गया। इसका कोई आंसर नहीं है, क्योंकि उसके हिसाब से 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, तभी मॉलिक्यूल बनेगा। लेकिन यहाँ तो बिना 8 इलेक्ट्रॉन के ही मॉलिक्यूल बन चुका है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं AlCl3। AlCl3 Al है, इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना होता है? 3 होता है। एक इस क्लोरीन के साथ शेयर किया, दूसरा इस क्लोरीन के साथ शेयर किया, तीसरा इस क्लोरीन के साथ शेयर किया। 3 ही होता है इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में और AlCl3 एग्जिस्ट करता है इस दुनिया में। लेकिन एल्यूमिनियम के ऊपर कोई लोन पेयर नहीं बचा है, तीनों इलेक्ट्रॉन यूज हो गया बॉन्ड बनाने में। 3 क्लोरीन के साथ बना लिया। क्लोरीन का साथ देखो, क्लोरीन का तो ऑक्टेट कंप्लीट है 2, 4, 6, 8 है ना, लेकिन एल्यूमिनियम का 2, 4, 6 ही हो रहा है। यहाँ पर इसका डबलेट हो रहा है और यहाँ पर ये जो एल्यूमिनियम का सेक्सटेट हो रहा है। ठीक है, इसका डबलेट हुआ, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है तो उसको हम लोग सेक्सटेट बोलते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन को ऑक्टेट बोलते हैं। तो इस यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ 2, 4, 6। ठीक है ना, तो इसको भी एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन एग्जिस्ट तो कर रहा है, इसका भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो हो गया ना ड्रॉबैक, लिमिटेशन हो गया। ठीक है, उसी तरह से हम लोग ले सकते हैं BCl3। इसका भी वही हालत है, इसके भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 ही इलेक्ट्रॉन होता है। बोरॉन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 ही इलेक्ट्रॉन होता है। तीनों जो है क्लोरीन के साथ इन्वॉल्व हो गया
तो कोई लोन पेयर बचा हुआ नहीं है। तो बोरोन में भी 1 2 2 4 2 6, इसमें भी सेक्सटेट हो रहा है, इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन ही हुआ बोरोन के चारों तरफ। यहाँ सेंट्रल एटम में 6 हुआ, यहाँ भी सेंट्रल एटम में 6 हुआ, तो इसका भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। लेकिन ये स्टेबल मॉलिक्यूल है, एग्जिस्ट करता है इंडिपेंडेंटली, इसका भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। समझ में आ गया ना? तो इस तरह का जो है कंपाउंड है जिसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है और एग्जिस्ट कर रहा है, जिसका ऑक्टेट जो है इनकम्प्लीट है, ऑक्टेट जो है इनकम्प्लीट है और वो एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है ना? क्लियर? तो ये एक ड्रॉबैक हो गया, समझ में आ गया ड्रॉबैक? ठीक है। अब नेक्स्ट ड्रॉबैक है फॉर्मेशन ऑफ सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं PCl5। PCl5 5 रहता है इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, फास्फोरस का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना है? 5 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर 1 2 3 हो गया, 5 हो गया ना, 5 क्लोरीन के साथ शेयर कर लिया 5 इलेक्ट्रॉन। तो फास्फोरस के चारों तरफ कितना हो गया? 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। 2 4 6 8 10 होना चाहिए ऑक्टेट, हो रहा है 10, तो सुपर ऑक्टेट हो गया, ऑक्टेट के बियॉन्ड चला गया, है ना? फिर भी ये स्टेबल है, फिर भी ये स्टेबल है, इसका भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है ऑक्टेट रूल के पास। ये ड्रॉबैक हुआ कि नहीं? ये सुपर ऑक्टेट कैसे बनाया? ठीक है। और एक एग्जांपल लेते हैं, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ठीक है ना, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, इसमें 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा सल्फर के चारों तरफ। हो गया। सल्फर के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 2 3 4 5 6, 6 का 6 जो है शेयरिंग में इन्वॉल्व हो गया। जैसे यहाँ पर 5 जो है इन्वॉल्व हो गया, 5 इन्वॉल्व हो गया, कोई लोन पेयर नहीं बचा और 5 बॉन्ड बना लिया, तो एक एक इससे ले लिया तो 10 हो गया। उसी तरह से यहाँ एक एक इसके साथ मिला तो कितना हो गया? टोटल सल्फर के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 12 हो गया, जो संभव ही नहीं है। लेकिन ये स्टेबल तो है, इसका मतलब कोई और रीजन होगा, ऑक्टेट रूल इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। ये क्या हो गया? फॉर्मेशन ऑफ सुपर ऑक्टेट रूल, इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए वो लुईस कॉसेल, इसके स्टेबिलिटी को कि 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कैसे हो गया आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। ठीक है ना, उसका एक्सप्लेनेशन हो चुका है, सुपर लुईस कॉसेल ने नहीं किया। ठीक है ना? तो अब ऑक्टेट रूल अब थोड़ी पढ़ते हैं, अब दूसरा चीज पढ़ते हैं, तो हम लोग पहुंचेंगे वहां पर ना, अभी तो शुरू हुआ है। ठीक है, आएगा समझ में? तो ठीक है, जब ऑक्टेट रूल बना था तो किस आधार पर बना था कि इनर्ट गैस के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है, वो रिएक्शन नहीं करता है, और बाकी के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए रिएक्शन करता है। तो जेनन भी तो इनर्ट गैस ही था उस जमाने में, आज भी हमको मानते हैं उसको, है ना? जेनन Hc सिंबल है, ठीक है ना? लेकिन ये इनर्ट गैस आज के ज़माने में रिएक्शन करने लगा है, नेचुरली नहीं करता है, लेकिन लेबोरेटरी में हम रिएक्शन करा के ये सब कंपाउंड जेनन का बन चुका है। जेनन डाइफ्लोराइड, जेनन टेट्राफ्लोराइड, जेनन ऑक्सीफ्लोराइड, है ना? जेनन ऑक्सीफ्लोराइड, दो ऑक्सीफ्लोराइड है। काम होता है, जितना बना है सबका कुछ न कुछ यूज हो रहा है, समझ गए? एटम बम का भी हम यूज कर रहे हैं मारने के लिए, जापान पे यूज कर चुके हैं, अभी यूक्रेन पे हो सकता है हो जाए यूज, है? तो हर चीज़ का यूज है, गुड और बैड कुछ तो यूज है, ठीक है ना? आया बात समझ में? तो जेनन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन है, तो कैसे रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है।
जेनन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन है ना। जेनन क्या है, इनर्ट गैस है ना। ये He जेनन जो है इनर्ट गैस है ना, तो इसको कंपाउंड नहीं बनाना चाहिए। ऑक्टेट रूल के हिसाब से नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन पहले से एटम में है, तो मॉलिक्यूल कैसे बन जाएगा। यहाँ तो कंपाउंड बना दिया, ठीक है ना। तो किस आधार पे कंपाउंड बना, ये तो ऑक्टेट रूल एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। तो ऑक्टेट रूल इसको एक्सप्लेन करने में फेल हुआ कि नहीं, कि जेनन का हम ये सब कंपाउंड आज के समय में बना पा रहे हैं, लेकिन ऑक्टेट रूल इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है कि क्यों ये सब वो कंपाउंड बन गया, जबकि बनना नहीं चाहिए। ठीक है, ये भी ड्रॉबैक हुआ कि नहीं, समझ गए। और एक ड्रॉबैक है, अब ये देखो, ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये दो रूप में एग्जिस्ट करता है। तो ये हुआ नाइट्रिक ऑक्साइड, इसमें देखो ऑड इलेक्ट्रॉन है, फिर भी ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा है। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है ना, यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन हमेशा पेयर में रहता है, 2 4 6 7। ऑड इलेक्ट्रॉन हो गया कि नहीं, ये अकेला रह गया, जबकि हम जब बॉन्डिंग में होता है तो हमेशा पेयर में रहता है इलेक्ट्रॉन। ये अकेले कैसे रह गया, ये भी ऑक्टेट रूल एक्सप्लेन नहीं कर पाए। नाइट्रिक ऑक्साइड का जो स्टेबिलिटी है इसके वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, क्योंकि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहा है, इसका 8 भी नहीं हो रहा है, दूसरा ऑड हो रहा है, इवन नंबर में नहीं। हमेशा इलेक्ट्रॉन इवन नंबर में रहता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जब शेयरिंग हो जाता है तो, लेकिन यहाँ पर ऑड नंबर है 2 4 6 और 1 7। यहाँ भी देखो, इसके ऊपर ऑड इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर। और जब इसका हम लोग रेजोनेंस लिखते हैं तो इस तरह से लिखते हैं, दोनों ही केस में देखो ऑड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव है। आगे समझ में। तो ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम है इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ऐसे ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम रह के भी मॉलिक्यूल स्टेबल है, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, आया बात समझ में। और सबसे लास्ट ड्रॉबैक जो है, ऑक्टेट रूल, जब कोई बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होता है, जब कोई बॉन्ड ब्रेक होता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब होता है। तो जो एनर्जी का ट्रांजैक्शन हो रहा है, कितना एनर्जी रिलीज होगा, कितना एनर्जी एब्जॉर्ब होगा किसी भी बॉन्ड फॉर्मेशन में, उसके बारे में इन्होंने कुछ नहीं बताया। ठीक है ना। डज नॉट प्रिडिक्ट एनर्जी, ठीक है, डज नॉट प्रिडिक्ट द एनर्जी ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन। ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन में जो कितना एनर्जी रिलीज होगा, कितना एनर्जी का ट्रांजैक्शन होगा, इसके बारे में ये कुछ भी बात नहीं करता है। तो ये सारा क्या हो गया, ड्रॉबैक्स और लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। ठीक है, कंप्लीट हो गया। आज यहीं पर सवाल समाप्त करते हैं।